हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन न्यूमो मेटा वायरस। क्या क्या करता है, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होता है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस का। एंड जाते जाते एक बार फिर से आपको बताकर जाऊंगा कि क्या ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस पैंडेमिक कराएगा या नहीं कराएगा, क्योंकि आज का सबसे अहम क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल यही है मीडिया में कि क्या ये ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस पैंडेमिक कराएगा या नहीं कराएगा। एंड कुछ लोगों ने तो लॉकडाउन 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 हर जगह डाल रखा है कि अब तो लॉकडाउन होने ही वाला है इस वायरस की वजह से। तो जानते हैं सबसे पहले कि क्या है ये ह्यूमन न्यूमो मेटा वायरस। ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस एंड ये रेस्पिरेटरी वायरस है। स्प्रेड, जैसा कि मैंने अपने पुराने वाले वीडियो में आपको बता रखा है किस तरीके से स्प्रेड करता है। चूंकि रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये स्प्रेड करेगा। मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूं कि कैसे ये स्प्रेड करता है। डिटेल में देखने के लिए हमारे ये पुराना वाला वीडियो जरूर देखें, इसमें आपको क्लियरली सारी बातों को मैंने बता रखा है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 दिन से 6 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब ये है कि जिस दिन ये वायरस ने आपको इन्फेक्ट किया है, आपके बॉडी में एंटर किया है, से लेके उस दिन तक जिस दिन पहला मैनिफेस्टेशन आपके बॉडी में दिखता है, ये कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो 3 दिन से 6 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है इस वायरस का। एज ग्रुप की बात करें तो यूजुअली 2 पैटर्न देखा गया है। छोटे बच्चों में जो 5 साल से नीचे के उम्र के होते हैं एंड एल्डरली पॉपुलेशन में जो मोर देन 60 इयर्स के होते हैं, इन दोनों ग्रुप में सबसे ज्यादा ये इन्फेक्शन को होते हुए देखा गया है। सीजनल बात करें तो सीजन में यूजुअली ये विंटर सीजन में ही देखने को मिलता है एंड हर साल ये साइकिल में आपको आता है। कुछ बार डिटेक्ट हो भी जाता है, कुछ बार डिटेक्ट नहीं भी होता है ये इन्फेक्शन। सीवियरिटी की जहां तक बात है तो सीवियरिटी भी आप देखें तो इसी 2 एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलता है। जो छोटे एज ग्रुप हैं 5 इयर्स के नीचे वाले एंड जो एल्डरली पॉपुलेशन है 60 इयर्स के ऊपर वाले। कई केसेस में सीवियरिटी इतनी बढ़ जाती है कि ये फेटल भी हो सकता है। बट यूजुअली ज्यादातर अगर आप देखो तो ये इन्फेक्शन फेटल नहीं होता है, सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, खुद से ही ठीक हो जाने वाला इन्फेक्शन ये होता है। क्या कुछ सिम्टम्स हैं इस इन्फेक्शन के? तो सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं, मेजॉरिटी ऑफ केस में एसिम्प्टोमेटिक के निकल जाता है। पता ही नहीं चलता है कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जैसी कोई इन्फेक्शन हमें हुई भी थी और ये निकल गई। बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक, कहीं कुछ नहीं। हाँ, अगर कुछ पेशेंट्स में एसिम्प्टोमेटिक लोग में अगर आप टेस्ट करा लेते हो आरटी-पीसीआर तो कई बार ये पॉजिटिव आ जाता है, तभी बोला जाता है कि तो एसिम्प्टोमेटिक निकल गया, कुछ हुआ ही नहीं है इस पेशेंट में। दूसरे जो कैटेगरी है इसमें रेस्पिरेटरी इलनेस आपको मिलता है। यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन मिलता है जिसमें राइनाइटिस सबसे कॉमन है। नाक का बहना, नाक का थोड़ा सा स्टफी हो जाना, स्नीजिंग होना बार बार, जिसको बोलते हैं कि बार बार छींक आ रही है। तो यूजुअली ये स्टार्ट होता है अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन से एंड इसके बाद फिर हो सकता है गले में थोड़ा सा ये खराश सी प्रोड्यूस करे। फेरिंजाइटिस के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। कई बार वायरल टॉन्सिलाइटिस आपको देखने को मिलता है जिसमें टॉन्सिल्स फूल सा जाता है, फिर गले में दर्द होगा, पानी पीने में या खाने में इसमें थोड़ी तकलीफ हो सकती है। यही अगर ये जो ट्यूब है आपका, ये जो ट्यूब जो गले से लेकर आपके कान को जोड़ता है, अगर ये ट्यूब का ब्लॉकेट हो जाए तो कई बार हमें ईयर में सिम्टम्स मिल जाता है, जैसे कि कम सुनना, सुनाई का कम देना एंड ईयर एक, जिसको रेफर्ड पेन बोलते हैं। कई बार बच्चे जो प्रेजेंट करते हैं वो बोलते हैं कि हमें कान में दर्द हो रहा है, जबकि इंटरनली जब आप देखते हो ओटोस्कोप से तो आपको इंटरनली कोई ऐसी खास वो नहीं नजर आती है इन्फेक्टिव पैथोलॉजी, एक्सेप्ट फॉर थोड़ा सा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कंजेशन। तो ये कुछ अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। कुछ लोगों में अपर रेस्पिरेटरी के बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी इन्फेक्ट हो जाता है, जिसमें आप देखो तो यहां पे आपकी ये जो विंड पाइप है, जहां से आपका ब्रोंकाई है, प्रिंसिपल ब्रोंकाई है, देन यहाँ पे ब्रांचेस हैं, तो कई बार इसका इन्फेक्शन हो जाता है। जो लंग्स पैरेन्काइमा है, छाती, कई बार लंग्स का भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके वजह से पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं सांस लेने में तकलीफ के साथ। सांस लेंगे तो बहुत खींच खींच कर लेंगे, उन्हें एफर्ट लगाना पड़ता है, रेस्पिरेटरी एफर्ट बढ़ जाता है, जैसे इस तरीके से सांस लिया जाएगा। कुछ लोगों में आप देखो तो पसली चलने लगती है और ये जो इंटरकॉस्टल स्पेसेस हैं, रिब्स के बीच वाली जो स्पेसेस हैं, इसमें गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं। कई बार सीवियरिटी और बढ़ती है तो ये जो स्पेस आपको मिल रहा है, सुप्रा एक्सटर्नल स्पेस, कई बार इसमें गड्ढे आपको देखने को मिलते हैं। हर सांस के साथ यहाँ पे गड्ढे पड़ जाएंगे, सांस लेने की गति बिल्कुल तेज सी हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ कई बार पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हुआ है तो।
तो ये क्लिनिकली इस तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावे कुछ और सिम्टम्स हैं, जैसे कि जो प्रोड्रोम होता है, प्रोड्रोम वाले फेज में लोगों को थोड़ा सा हेडेक रहता है, थोड़ी वॉमिटिंग टेंडेंसी रहती है, नोजिया फीलिंग हमेशा होता है, ऐसा लगता है कि अब वॉमिटिंग हुआ। कई बार बैकएक देखने को मिलता है, होल मसल्स में वो एक मायल्जिया का सिम्टम सा आता है, पूरा मस्कुलर पेन साइज से बना रहता है, थोड़ी वीकनेस आ जाती है। खासकर आप देखो तो कुछ लोगों में लेग पेन की शिकायत बहुत देखने को मिलती है। तो कई बार प्रोड्रोम में भी ऐसा देखने को मिलता है, एंड कई बार जब फुल फ्लेजेड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ जाता है पेशेंट्स में, तो भी ये सारे सिम्टम्स ओवरलैप होते हुए दिखती हैं। तो आप इसको एक लाइन में ये कह सकते हो कि जो आपकी नॉर्मल फ्लू सिम्टम्स है, वायरल सिम्टम्स है, इसी वायरल सिम्टम्स के साथ ही ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस भी प्रेजेंट करता है, क्योंकि ये भी एक तरह का रेस्पिरेटरी वायरस ही है। एंड जैसा मैंने बोला, कुछ लोगों में सीवरिटी बहुत बढ़ जाती है। अगर सीवरिटी बढ़ गई है, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया है, तो उस कॉम्प्लिकेशन को, उस अलर्ट साइंस को भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अलर्ट साइंस में क्या है? सांस का बिल्कुल ना आना। अगर आप SpO2, आपके पास जो पल्स ऑक्सीमीटर वाली छोटी वाली मशीन है, जो आपने कोविड-19 वाले फेज में आपने ले रखा होगा अपने घर में, हर घर में मिलती है ये पल्स ऑक्सीमीटर से अगर आप लगाकर देखो, अगर आपका सैचुरेशन 94% से कम आ रहा है, बिल्कुल अलर्ट साइन है। ARDS का डेवलप हो जाना, दैट इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अगर ARDS डेवलप हो गया है चेस्ट में, ये एक अलर्ट साइन है। रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग, बार बार वॉमिटिंग हो रही है बच्चे को इस इंफेक्शन के बाद। आप तो सोचोगे कि वॉमिटिंग हो रही है तो ये खाने पीने से हो रहा होगा, इंडाइजेशन से हो रहा होगा, गैस्ट्राइटिस से हो रहा होगा, लेकिन कई बार देखा गया है ये एक अलर्ट साइन, डेंजर साइन होता है, जहां पर रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग है। कहीं ना कहीं फिर बच्चा डिहाइड्रेशन में जाएगा, आपको फिर ड्रिप लगवाने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे केस में कई बार आप देखो परसिस्टेंट हेडेक, बार बार हेडेक हो रहा है, परसिस्ट कर रहा है, आप मेडिसिन पे मेडिसिन ले रहे हो, लेकिन ये हेडेक जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये कुछ 3-4 बातें थी। अच्छा, यूरिन आउटपुट, वो मैं भी यहां पे समराइज कर दूं। अगर यूरिन आउटपुट, जो आपकी नॉर्मल टेंडेंसी है पूरे दिन में, आपको पता होता है कि एक दिन में आप कितनी बार यूरिन पास करते हो, अगर ये टेंडेंसी आपकी कम हो गई है, यूरिन आउटपुट अगर कम हो गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलर्ट साइन है, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए देखकर। तो ये कुछ बातें थी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को लेकर ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के लिए। और अब एक बार फिर से मैं बता दूं कि क्या ये पैंडेमिक करेगा या नहीं करेगा। तो हर साल ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है, और इस ऐसे इन्फेक्शन न जाने और कितने मिलते हैं, जैसे एडिनो वायरस का इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस का इन्फेक्शन है, H1N1 ये स्वाइन फ्लू वाला इन्फेक्शन है, ऐसे कई सारे इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। कई बार अभी भी बीच बीच में 1-2-4 केसेस कोविड-19 के भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अब ये पैंडेमिक वाला स्टेज नहीं रहा। अब ये वायरस ऐसा वायरस है जो हर क्लाइमेट में अलाइव नहीं रह सकता है, हर क्लाइमेट में ये इन्फेक्ट नहीं कर सकता है आपको, जैसे कोविड-19 का भी सीवरिटी में हर, मतलब स्पेक्ट्रम वाइज अगर आप देखो तो विंटर से विंटर सीजन में एंड समर से समर सीजन में भी उसकी सर्वाइवल थी, जबकि ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यूजुअली विंटर सीजन में ही सर्वाइव करता है एंड यूजुअली यहीं पे स्प्रेड करता है। समर सीजन में इसकी कोई वैसी खास स्प्रेड देखने को नहीं मिलती है। नंबर ऑफ केसेस भी आप देखो समर सीजन में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। प्लस ह्यूमन फैक्टर्स, मैंने हमेशा 2 फैक्टर पे बात किया है, पहला वायरल फैक्टर, दूसरा ह्यूमन फैक्टर। तो वायरल फैक्टर में वायरस का वायरुलेंस, वायरस का सर्वाइवल, वायरस का जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग डील करते हैं, एंड ह्यूमन फैक्टर में हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को भी इन्फेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। आपको मैंने पहले ही बताया कि ये जो इन्फेक्शन आता है ये जनरली छोटे बच्चों में आता है, एल्डरली पॉपुलेशन में आता है। कोविड-19 की तरह नहीं है कि हर पॉपुलेशन को ये इन्फेक्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड ही आपको अमाउंट में ये इन्फेक्शन मिलेगा, रिस्ट्रिक्टेड जगहों पे ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वाइड ये पैंडेमिक करने को रेडी है। तो इसलिए प्लीज एक बार फिर से जाते जाते इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को संदेश देता जाऊं कि प्लीज इस वायरस को लेके घबराए ना, ये कोई पैंडेमिक नहीं करने जा रहा है। हर साल की कहानी है, ये हर साल आएगा एंड हर साल कुछ 1-2-4 पेशेंट्स
को इन्फेक्ट करेगा एंड चला जाएगा। एंड आपको ये क्यों पॉजिटिव मिलता है? क्योंकि आजकल आरटीपीसीआर डेवलप हो गया है हमारे इंडिया में भी, एंड आरटीपीसीआर टेस्ट से आप चूंकि डिटेक्ट कर लेते हो इस इन्फेक्शन को, तभी आपको लगता है कि 2 केस यहां मिल गए, 4 केस वहां मिल गए, 2 4 5 केस और यहां मिल गए। जब तक कि आरटीपीसीआर नहीं था मार्केट में, तब तक हमें पता भी नहीं होता था कि ह्यूमन मेटानिमो वायरस का इन्फेक्शन है, अडेनो वायरस का इन्फेक्शन है या सिंसिटियल वायरस का इन्फेक्शन है। हम लोग बोलते थे कि जस्ट एक जनरल वायरल इन्फेक्शन हुआ है एंड 2 से 3 दिन 4 दिन लगेगा, सेल्फ रिजॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं छोटी सी वीडियो पसंद जरूर आई होगी। लाइक का बटन दबा दें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम डे टू डे मिलती रहेगी। मिलते हैं अपने कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।